गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की सोशल साइंस की है। 16th वर्कशीट है हमारी और आज हम भारत के भौतिक स्वरूप का मरुस्थल का हिस्सा पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि वो जो स्थिति है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पर पहाड़ है या वहाँ पर नदियाँ हैं, महासागर है या वहाँ पर पठार है, किस तरीके की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, ये भौतिक स्वरूप कहलाता है। और हमारा जो भारत है वो बहुत ही रिच है इस मामले में, मतलब बहुत तरीके से अलग अलग टाइप की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। गर्म से गर्म क्षेत्र मिलेगा, ठंडे से ठंडा क्षेत्र मिलेगा, बर्फीला मिलेगा, सूखा मिलेगा, पानी से तरबदर मिलेगा। आप अगर मानसी राम को जानते हो, मानसी राम किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, चेरापूंजी जगह जगह ये बहुत बारिश होती है यहाँ पर। अब आप चले जाओ थार मरुस्थल, वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हर तरीके की भौगोलिक स्थिति हमारे देश में मिलती है। आपको यहाँ पर 3 डायग्राम नजर आ रहे होंगे। एक डायग्राम बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला, ये बालू का टीला है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मरुस्थल होते हैं ना, उसमें जब हवा चलती है तो सारी रेत उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होती है, उसे टीला टिब्बा कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये चंद्रमा के आकार का है, वो भी लेकिन आधे चंद्रमा का आकार का, इसलिए इसके अंदर चंद्राकार बालू का टीला, जिसका नाम रखा गया बरकान। ये थार मरुस्थल का चित्र है। अगर आप इसको देखो तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई पेड़ पौधे, कोई पानी नहीं मिलने वाला हमें। थार मरुस्थल आपको इसमें नजर आ रहा है। ये जो ये एरिया ना, राजस्थान का एरिया है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है जहाँ पर थार मरुस्थल है। ओके, अब देखते हैं वर्कशीट में क्या है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यानी कि ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित। अगर आप कभी भी मैप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर वाला जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम होती है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा आता है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। आप देखो, जैसे जैसे हवा चली है ना, वैसे वैसे एक रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाकर के जो है बैठ गई है। तो तरंगित ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे पानी में नहीं तरंगे बहती हैं, पानी ऊपर नीचे होता है, ऐसे देखिए इसमें भी नजर आ रहा है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। बहुत कम यहाँ पर जो है पानी है, वर्षा कम हो रही है, शुष्क जलवायु है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जो वनस्पति ऑलरेडी लगी हुई है, उसको हम स्पेशली जाके पानी नहीं दे रहे, वो बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हमें पहले से ही मिली हुई है। तो यहाँ पर जो शुष्क माहौल है, गर्मी है, पानी की कमी है, इसी कारण हम इसे मरुस्थली क्षेत्र कहते हैं। मरुस्थली का मतलब जहाँ पर मरुस्थल हो, मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, तो आपका जो ये वाला एरिया है ना भारत का, ये जो एरिया है, ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों में वह वायु की क्रियाओं और भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी है, जो वहाँ पर वायु है, अगर आप पहाड़ में वायु जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ अगर वायु चलेगी इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ अगर वायु चलती है तो रेत एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। ठीक है, इसके कारण जब जहाँ पर बालू है, रेत है और हवा के माध्यम से रेत उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो नई नई तरीके की आकृतियां बनाते हैं। अब जैसे पानी जब गिर जाता है तो आप देखते हो कि पानी गिरता है तो भी आकृति सी आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जो रेत कहीं जाके जब इकट्ठी होती है तो उसका आकार के आधार पर उसको कई नाम दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगेन, ये सारी मरुस्थल भू आकृतियां हैं। मतलब कि इस तरीके से दिखने वाले जो आकृतियां हैं, रेत जब इकट्ठा हुई तो मशरूम की तरह दिख रही है तो उसे मशरूम रॉक बोल दिया गया। बरकान अभी आपने ऊपर देखा, अर्ध चंद्राकार बालू का टीला, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। मतलब कि
सबसे ज़्यादा हमें अर्धचंद्राकार बालू का टीला यानी कि बरकान नजर आता है। चलिए अब देखते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी भाग, एक दूसरा दक्षिणी भाग। जो ढलान होती है ना, उसके आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जिसका ढाल मतलब कि स्लोप कहा जाता है, जैसे अगर ये इस तरीके से, तो ढाल किस साइड है, इस साइड को है, ठीक है। तो जिसका ढाल उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ की ओर है। कच्छ का मतलब ये गुजरात वाला एरिया हो जाता है। इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। मतलब कि जो यहाँ की जो नदियां है ना, एक तो उसमें पानी बहुत ही कम होता है, और क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें गर्मी होने के कारण वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का गर्म होकर के उड़ करके भाप बन जाना, ठीक। तो यहाँ पर जो है कोई हिम नदी उद्गम तो है नहीं। हिम नदी उद्गम का मतलब होता है, देखो, एक तो जो है नदियां हैं, बर्फ सारी जमी हुई है, वो बर्फ पिघल करके नदी के रूप में बह रही है, तो वो हिम नदी उद्गम हो गया, जहाँ पे बर्फ गल करके पानी जो है नदियों में जा रहा है। लेकिन जब सिर्फ वर्षा से पानी आता है, तो ये जो नदियां होती है, इसमें पूरा हर साल तो वर्षा होती नहीं रहेगी, पूरा साल हर महीने से वर्षा होगी नहीं। तो जब जब वर्षा होगी तभी यहाँ पर पानी ज़्यादा उपलब्ध होता है, ठीक। यहाँ की अधिकांश नदियां अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अपवाह का मतलब होता है नदी तंत्र, मतलब कि नदी कैसे बह रही है, उसका अपवाह होता है कि नदी किस तरीके से किस जगह से जा रही है। अंतः प्रवाह क्या होता है, इसको देखिए। इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां थोड़ी दूर प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है, ये सागर तक नहीं जाती। जो यहाँ की नदियां ने अंतः प्रवाह है, मतलब कि अंतर 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 का मतलब होता है अंदर अंदर, ठीक है। ये किसी सागर और खाड़ी में जाके नहीं मिल रही, ये देश के अंदर ही अंदर किसी झील तक पहुंच रही हैं। तो ये नदियां जो हैं वो सागर तक नहीं पहुंच रही हैं। और जो प्लाया का मतलब होता है, मरुस्थल में जो लवणीय झील मिलती है, लवणीय जिसमें नमक होता है, लवण। आप कभी कभी कहीं पे पानी पीते हो तो आपको पानी बहुत ज़्यादा खारा और बहुत ज़्यादा लोहे का सा लगता है, तो उसमें लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लवणीय जो है यहाँ पर झीलें होती हैं, जहाँ जहाँ पर नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। इसमें आप कह सकते हो लूनी नदी। लूनी नदी जो है सबसे खारी नदी है, जो कि मरुस्थल के दूसरे भाग में वाहित होती है, दूसरे भाग में जो है बह रही है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इन क्षेत्रों को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। मतलब कि उच्च ताप, बहुत गर्मी के कारण अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा वाष्पीकरण यानी कि पानी का उड़ना, ठीक। यानी इसका मतलब हो गया कि उच्च ताप, बहुत गर्मी के कारण बहुत ज्यादा पानी उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, और वर्षा बहुत ही कम होती है। इसीलिए जला अभाव, जलाभाव का मतलब जल का अभाव है यहाँ यहाँ इसीलिए जल का अभाव वाला क्षेत्र ये बनाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी बहुत ही कम उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, ये उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित है। अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो नदी बह रही है ना, ये बह करके किसी सागर में नहीं मिल रही, किसी झील में जा करके मिल जा रही है। ये बाहर नहीं जा रही है देश से, ये किसी झील में जा करके मिल जा रही है, ठीक है। अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से मतलब ये होता है। थार मरुस्थल की नदी में साल भर पानी क्यों नहीं रहता, अभी बताया था मैंने कि बर्फ वाली नदियां नहीं है, ऐसी नदियां नहीं है जहां बर्फ के गलने से पानी आता हो। यहाँ तो मौसम वाली नदियां हैं, वर्षा ऋतु में बरसात होगी तो पानी आएगा, नहीं होगी बरसात तो पानी नहीं आएगा। थार मरुस्थल की जलवायुविक विशेषताएं बताइए, मतलब वहाँ की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको जो वर्षा हो रही होती है, जो गॉड गिफ्टेड मतलब पानी जहाँ से मानसून के थ्रू मिल रहा है, उसी से ही प्राकृतिक वनस्पति फलती फूलती है। यहाँ तो वो भी कम है, और यहाँ वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम है। थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए, बरकान, बालूका, टुब्बे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अपने भारत को जानने का हमें इसमें मौका मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेफ रहें, कोविड-19 से बचे रहें। धन्यवाद।